ऐसी बारिश में जंगल से बाहर निकलना तो बड़ी भारी बात हो जाएगी। पैर फिसलने का भी खतरा है। हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अरे जो जंगल का सबसे विशालकाय पेड़ है ना, हम लोगों को वहीं पर चलना चाहिए। तीनों पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती हैं। दीदी यहाँ कितनी सारी चिड़िया हैं। हम जल्दी से पेड़ के ऊपर ही बैठ जाते हैं। दीदी काश हम भी चिड़िया ही होती। और चिड़ियों को तो देखो, घोंसले में कैसी बैठी हुई हैं आराम से। कितना शांत माहौल है यहाँ पर। दीदी आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ कि काश हमारा भी एक घर पेड़ पर ही होता, दुनियादारी से दूर, हरी भरी पेड़ पौधों के बीच। सबसे अच्छी बात तो मुझे इस पेड़ के पास की नदी लगती है, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। अरे तुम दोनों तो पागल हो गई हो। पेड़ पर घर बनाकर कैसे रहेंगे? और हम चिड़िया थोड़ी हैं, इंसान हैं। चलो बारिश भी बंद हो गई है, अब घर चलते हैं। वहीं तीनों लकड़ी और जंगली बथुआ लेकर घर आती हैं। जैसे ही तीनों घर आती हैं, वहीं गोलू बेहोशी की हालत में आंगन में पड़ा होता है, जिसे देखकर नोरा की चीख निकल जाती है। हाय मेरा बच्चा, हे भगवान, इसे ये क्या हो गया? मेरी इतनी नन्ही जान। दीदी हमें सबसे पहले गोलू को होश में लेकर आना होगा। दीपिका जल्दी से पानी लेकर आती है और गोलू के मुंह पर छींटे मारती है। कुछ ही देर में गोलू को होश आ जाता है। दीदी ये सब तो सूखे रोग के लक्षण है। हमारी गरीबी तो देखो, बच्चे को भी पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। इसकी तो हड्डियां एक एक दिखने लगी हैं। सभी वहां उदास खड़ी होती हैं। तभी तीनों भाई उदास होकर घर आते हैं। आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं नोरा, आज भी हमें कहीं कोई काम नहीं मिला। हम तो हताश होकर घर आए हैं। हे भगवान, न जाने प्रभु हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। कब इन परीक्षाओं से हमें छुटकारा मिलेगा। आप सब लोग शांत हो जाइए, जरूर हमारे अच्छे दिन आएंगे। आप सब लोग अंदर चलिए, वैसे भी मौसम आज बहुत खराब हो रहा है। पूरा परिवार अंदर चला जाता है। सभी मिलकर खाना बनाते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और सो जाता है। रात को तेज आंधी तूफान आने लगता है। कितनी तेज तूफान आ रहा है। बाहर आंगन में मिट्टी के 2 नए चूल्हे रखे थे, उन्हें जल्दी से ढक देती हूँ। रात के अंधेरे में पैरों वाली पायल पहने अर्जू आंगन में चूल्हे ढकने के लिए जाती है। हाँ भगवान, इतनी रात गए, इनके यहाँ ये छन छन की आवाज और इस घने अंधेरे में पक्का ये कोई ना कोई चुड़ैल है। इन लोगों का तो जरूर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। ये तो अपशगुन है। ऐसा बोलकर सोनम अंदर कमरे में चली जाती है। वहीं दीपिका भी चूल्हे ढककर अंदर आ जाती है। हे भगवान, मुझसे तो सुकून से सोया भी नहीं जा रहा है। पूरी छत से पानी टपक रहा है। ऐसे ही बारिश से परेशान होते हुए भी सभी सो जाते हैं। अगली सुबह गांव में जंगल जंगल टोने टोटके की बातें होने लगती हैं। सोनम मोहल्ले की सारी औरतों से कहती है, बहन जी आपको नहीं पता क्या, ये लोग कितने अपशगुनी हैं। मैं तो अक्सर इनके यहाँ टोना टोटका और भूत प्रेत का साया देखती हूँ। हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैंने भी देखा है। ये लोग तो हमारे लिए भी खतरा बन सकते हैं। इन्हें तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और खबर सरपंच तक पहुंच जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें इन लोगों को गांव से बाहर करना होगा। ये तो पूरे गांव में खतरा खड़ा कर सकते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सुबह का वक्त होता है। ब्रजेश मंदिर से घर आ रहा होता है। रास्ते में ब्रजेश को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। आस पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। भगवान, इसको क्या हो गया? देखो रे देखो भाई, ये किस तरह से तड़प रहा है। लगता है किसी भूत प्रेत का साया मंडरा रहा है। इनके यहाँ तो वैसे भी सुनने में आ रहा है कि टोना टोटका जादुई चीजें होती हैं। इन लोगों ने तो हमारे अंदर दहशत पैदा कर दी है। गांव के लिए खतरा बन चुके हैं। तभी वहाँ गांव का सरपंच आता है। अरे भाई, तुम लोगों ने इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? सरपंच जी, ये देखिए, आप अपनी आंखों के सामने देखिए, ये किस तरह कर रहा है। ब्रजेश भाई साहब की हालत तो ऐसी लग रही है जैसे उनके ऊपर 4-5 चुड़ैलों का साया हो। सरपंच साहब, इनका ऐसी स्थिति देखकर तो हमें रातों की नींद भी नहीं आएगी। तभी काम की तलाश में घर से निकलते हुए तीनों भाई वहां पहुंचते हैं। पिताजी, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत कैसे? तीनों भाई ब्रजेश को घर लेकर आते हैं। अरे ये क्या हो गया पिताजी को? भाभी जल्दी से चूल्हे पर लहसुन और देसी तेल गरम करो, हमें पिताजी के पैरों में मालिश करनी होगी। दीपिका जल्दी से चूल्हे पर लहसुन और देसी तेल गरम करती है और ब्रजेश के पैरों की मालिश करने लगती है।
वहीं नोरा सिर पर गर्म ठंडे पानी की पट्टी रखती है। इससे ब्रजेश को थोड़ी देर में राहत महसूस होने लगती है। ब्रजेश जी, आपको कैसी बीमारी लग गई? आपकी बीमारी के चलते तो पूरा गांव हमें अपशगुनी बोल रहा है। माँ जी, आप किसी की बातों को दिल पर मत लगाओ, दुनिया तो चार बात बनाएगी। सभी लोग बातें करते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी, आज तो घर में पानी भी नहीं है, चलो तीनों विशालकाय पेड़ के नीचे से होते हुए नदी से पानी लेकर आएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगर नदी ना होती तो हमारे गांव में तो पानी की कमी होने लगेगी, पूरे ही गांव में। तीनों ऐसे ही बातें करते हुए पानी लेकर घर जाती हैं। तभी वहाँ हवा चलने लगती है और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। दीदी, यहाँ कितना सुकून है। सच में मेरा तो मन ऐसा करता है कि यहीं पर घर बनाकर रह लूं। और जब भी इस पेड़ पर नजर उठाकर देखती हूँ तो मेरी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। इतना बड़ा और विशाल पेड़, आराम से घर बनाकर रहा जा सकता है। ये तो तुमने सच में सही कहा है। मुसीबत के समय तो कोई भी इंसान यहाँ पर अपना घर आराम से बना सकता है। तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। दीदी, अभी तो बारिश है, अगर तेज बारिश आ गई तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। जल्दी से घर चलिए। तीनों पानी का मटका उठाकर घर चली आती हैं। बहू, देख तो आज घर में कुछ राशन पानी है या नहीं। माँ जी, इन तीनों भाइयों की जो भी सैलरी आई थी वो तो पिताजी की दवाई पर चली गई, और आज तो घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। तभी वहाँ रोता हुआ गोलू आता है। मम्मी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मम्मी, जल्दी से खाना बना दो। रो मत बेटा गोलू, मैं अभी पड़ोसन के यहाँ से उधार राशन मांगकर लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर अर्जू बिंदिया के यहाँ जाती है। अरे, इतनी बारिश में भी तुम लोगों को चैन नहीं है? अब क्यों आ गई हो यहाँ? आंटी जी, आज हमारी मदद कर दीजिए, घर में सच में खाना तक नहीं है। गोलू भूख के मारे रो रो कर बुरा हाल कर चुका है। ठीक है, तुम ये अपशगुनी पैर मेरे घर के अंदर भी मत रखना, बाहर आंगन में रहो। मैं कल रात का खाना दे देती हूँ, वैसे भी मैं कुत्तों को डालने वाली थी। अर्जू आंखों में आंसू लिए राशन घर ले आती है। भगवान, कितने बुरे दिन आ गए हैं। मांग कर खाने में भी रात का बासी खाना मिल रहा है हमें। सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि खाने के लाले पड़ चुके हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम की तलाश में हैं, लेकिन कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। ऊपर से पिताजी की बीमारी का इलाज भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। सभी ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। रात का समय होता है। आंधी तूफान और जोर की बारिश शुरू हो जाती है। माँ जी, जल्दी से उठिए, हम सब लोगों को घर से बाहर निकलना होगा। देखो तो आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हमें चौपाल पर चलना चाहिए। वैसे भी पूरे गांव में हमारी ही छत कच्ची है, कहीं हम सब इसके नीचे दबकर मर न जाएं। हाँ बहू, सही कह रही हो। पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए चौपाल पर पहुंचता है। रात के 2:30 बजे गांव में भारी बाढ़ आ जाती है। हे भगवान, यह क्या कर दिया। आज तो पक्का हमारा मिट्टी का घर तहस नहस हो चुका होगा बाढ़ की वजह से। जी ऐसा मत बोलिए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाँ, अगर हमारा घर नहीं होगा तो हम कहाँ रहेंगे। सभी बातें करते हैं। सुबह हो जाती है। पूरा परिवार अपने घर के पास आता है और घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका होता है। आस पड़ोस के लोग खड़े होते हैं। घर को देखकर ब्रजेश को जोर का झटका लगता है और उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। देखो रे देखो, इसको फिर से वही चुड़ैल का साया इसके सिर पर टकरा गया। भागो यहाँ से, भागो। अब तो तुम लोगों की हद हो गई। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में हलचल मची हुई है। तुम लोग गांव अभी के अभी छोड़कर कहीं और चले जाओ। सरपंच साहब, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना है ही नहीं। देखो, यह तुम लोगों की मुसीबत है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम लोग शांति से जाते हो या तुम्हारा मुंह काला करके यहाँ से निकालूं। वहीं तीनों बहुएं मिट्टी के घर से जरूरी सामान, आंखों में आंसू लिए जरूरी सामान, तिरपाल वगैरह उठाकर वहां से चली जाती हैं। माँ जी चुप हो जाइए, ये लोग हमारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाले हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम किराए पर घर लेकर शहर में ही रह लें। भाई साहब, हमारे पास तो सिर्फ एकमात्र सहारा विशालकाय पेड़ है। हम उसी पर अपना रहने का बसेरा कर सकते हैं। वहीं चलना होगा, जंगल में ही। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? जंगल में रहना तो बड़ा ही मुश्किल होगा। आखिरकार हमारे पास रहने के लिए छत है ना, और ना ही मकान ना रसोई है। माँ जी,
आप हम तीनों बहू पर विश्वास रखिए, हम पेड़ पर ही अपना घर, मकान और रसोई बनाएंगे। आपको क्या लगता है तीनों पेड़ पर अपना घर बसा पाएंगे या नहीं? क्या पेड़ पर रसोई और मकान बनाना आसान होगा या नहीं? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप सब लोग पेड़ के नीचे बैठ जाइए। हम पेड़ के नीचे तो आ गए, लेकिन यहाँ पर रहना सहना सब कुछ कैसे आसान होगा? भैया पहले ये सारा सामान तो नीचे रख दीजिए। मेरे पास एक आइडिया है। आप तीनों भाई तो वैसे भी लकड़ी का काम किया करते हो। शुक्र है कि हम लोग घर से आरी, ब्लेड, हथौड़ी, कृपाल और कुछ जरूरी सामान लेकर आए हैं। हम इसी की मदद से पेड़ पर अपना रहने का बसेरा करेंगे। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले जंगल में बड़ी बड़ी बांस की लकड़ियां ढूंढनी होंगी। लोग ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ जोर जोर से बारिश आने लगती है। मम्मी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी यहाँ पर हम कहीं और क्यों नहीं जाते? बेटा तो मेरी गोद में सरक कर आंखें बंद कर लो। बस कुछ ही देर की बात है, बारिश बंद हो जाएगी। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है। सभी अपने पतियों के साथ जंगल में बांस ढूंढने के लिए जाती हैं। अक्षय बड़े बड़े बांस तोड़ लेता है, वहीं सौरभ भारी भरकम लकड़ियां काट कर लाता है। तीनों बहुएं बेलों की लताएं तोड़ती हैं। इन जंगली बेलों की लताओं से ही हम अपने घर को अच्छी तरह बांध लेंगे। हमें छत के लिए घास भी काट कर लाना होगा। हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी यहाँ पर तो ढेर सारी बड़ी बड़ी घास है कि छत आराम से बन जाएगी। सभी दरांती से बड़े बड़े घास काटकर पेड़ के नीचे ले आते हैं। बहुत सारा सामान तो ले आए, लेकिन इस विशालकाय पेड़ पर तुम लोग घर बनाओगे कैसे? पिताजी आप बस देखते जाइए। तीनों भाई मिलकर बड़ी बड़ी बांस की लकड़ियों से दीवारें खड़ी करते हैं। पेड़ की एक टहनी को दूसरी टहनी से मिलाकर लताओं और घास की मदद से पूरी छत तैयार कर लेते हैं। गौरव भैया आप हथौड़ी से सारी लकड़ियों को फिट कर दीजिए। ये तो मैं कर दूंगा। तुम नीचे सारी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बिछाकर पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर लगा दो, जिससे हम आराम से सो जाएंगे। ऐसे ही तीनों बहुएं अपने बच्चों के साथ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करती हैं। भगवान की कृपा से हमने अपना लकड़ी का 2 मंजिला पेड़ पर तो घर बना लिया। अब तो बस बहुत जोर की भूख लग रही है। हाँ बेटा, भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लग रही है। तुमने घर तो बना दिया, लेकिन इस पेड़ पर चढ़ना उतरना हमारे बस की बात नहीं है। पिताजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम कल सुबह ही जंगल से बरगद की भारी लकड़ियां लेकर आएंगे और चढ़ने के लिए सीढ़ी बना देंगे। लगता है आज तो मुझे ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तो हम जंगल से भी कुछ नहीं लेकर आ सकते। सभी लोग नदी का पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों भाई फिर से जंगल में जाते हैं और बरगद की भारी लकड़ियां लेकर सीढ़ी बनाकर तैयार कर देते हैं। दीदी अब तो हमारे घर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमें मिट्टी के बर्तन और चूल्हे बनाना है। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हम तीनों ही मिट्टी और पत्थर लेकर आएंगे, जिससे हम अपना चूल्हा तैयार कर लेंगे और जंगली जानवरों से खतरे के लिए पत्थर के औजार भी बना लेंगे। तीनों जंगल में जाती हैं और मिट्टी व पत्थर लेकर वापस घर पर पहुंच जाती हैं। फिर तीनों बहुएं चूल्हा बनाकर तैयार करती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। अरे वाह, हमने तो मिट्टी के बर्तन भी बनाकर तैयार कर लिए। बस अब तो खाने का जुगाड़ हो जाए। अरे दीदी हमारे पेड़ पर बसे घर से बिल्कुल पास ही नदी है। हमें यहाँ मछली पालन करना चाहिए। जो मछलियाँ होंगी ना, उन्हें ये तीनों भाई शहर में बेच आएंगे। कम से कम शाम को तो खाना नसीब होगा हमें। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है। तुम तीनों यहाँ बैठो। हम तीनों भाई अभी जंगल से लताएं तोड़ कर लेकर आते हैं। उनकी टोकरियां बनाएंगे और उन्हीं से मछलियों को पानी से बाहर निकालेंगे। तीनों भाई जंगल में जाते हैं और लताएं तोड़कर लेकर आते हैं। वहीं तीनों बहुएं लताओं से टोकरी बनाती हैं और मछलियां निकालकर अपने पतियों को देती हैं। परमात्मा की दया से आज हमारा थोड़ा तो काम अच्छा चल जाए, तो हमें शाम का वक्त भूखा ना रहना पड़े। ऐसा बोलकर तीनों भाई घास और लताओं से बनी टोकरियों से मछलियां लेकर बेचने के लिए चले जाते हैं। तभी नोरा, अर्जू और दीपिका आपस में बातें करती हैं। हम तीनों तब तक जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। शाम के वक्त खाना तो बनाया ही जाएगा। हाँ दीदी, और अगर थोड़ी बहुत सब्जियां मिलेंगी तो हम वो भी लेकर आ जाएंगे। बहू, घर से बाहर तो जा रहे हो, थोड़ा ध्यान रखना। जंगली जानवर है, रास्ते में थोड़ा संभल कर जाना। आप चिंता मत कीजिए, अपना बाबूजी और गोलू का ध्यान रखना। ऐसा बोलकर तीनों बहुएं जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चली जाती हैं। चलो, लकड़ी का गट्ठर तो बहुत बड़ा तैयार हो गया है। हमें जल्दी से थोड़ी बहुत सब्जियों की तलाश करनी चाहिए।
जैसे ही तीनों बहुएं थोड़ी आगे जंगल में चली जाती हैं, उन्हें हवा में झूलती जंगली बेलें, लौकी की बेल, करेले की बेल और जंगली हरी मिर्च सहित कई चीजें मिल जाती हैं। अरे वाह, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। इतनी सारी बेलें हैं, इन्हें सबको अपने साथ ही ले चलते हैं और अपने पेड़ पर बसे घर के नीचे लगा देंगे। और वहाँ तो नदी भी है, पानी देने में भी आसानी होगी। तीनों बहुएं लकड़ियां और सारी बेल सब्जियां लेकर घर आती हैं। बहू, इन सारी बेलों और बीजों का क्या करोगे तुम? माँ जी, आप बस देखते जाइए हम क्या करते हैं इससे। पेड़ के नीचे ही लकड़ी से खुदाई करके सारे बीज और बेलें बो देती हैं। दीदी, हमें नदी से हमारे खेतों के बीच सीधी एक नाली बना देनी चाहिए, जिससे पानी सीधा खेतों में चला जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा है। तीनों बहुएं लकड़ी से नाली की खुदाई करके नदी और खेतों के बीच रास्ता बना देती हैं, जिससे खेतों में पानी आ जाता है। शाम के वक्त तीनों भाई खुश होकर घर लौटते हैं। शहर से 3 भाई मछलियां बेचकर राशन का कुछ सामान घर लेकर आते हैं। आज तो हम सब भूखे पेट नहीं सोएंगे। भगवान की दया से हमारी सारी मछलियां बिक गईं। क्या सच में? आज तो हम तीनों भी सब्जियों के बीज लेकर आई हैं। हमें कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगाकर अपने घर का खर्च चलाना ही होगा। भाई साहब, आप सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। अरे, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम अकेली कब तक करती रहोगी? तीनों बहुएं चूल्हे पर आग जलाकर मिट्टी के बर्तनों में कद्दू, लौकी की सब्जी और रोटियां बनाती हैं। रात का समय होता है, तेज आंधी तूफान और बारिश आनी शुरू हो जाती है। हमें जल्दी से हमारी रसोई को तिरपाल से ढक देना चाहिए, कम से कम चूल्हा तो बच जाएगा। तीनों बहुएं जरूरी सामान को तिरपाल से ढक देती हैं। रात के 3 बजे आंधी तूफान से गोलू पूरी तरह डर जाता है और गौरव से चिपक जाता है। पापा, पापा, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। नहीं नहीं मेरा राजा बेटा, डरते नहीं है, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। बादलों की गरज, बारिश और आंधी तूफान की वजह से जंगली जानवर भी बाहर निकल आते हैं। बड़े भैया, हमारे पेड़ पर बसे घर में सांप कहाँ से आ गया? भैया आप अभी रुकिए, मैं अभी से डंडे से भगाता हूँ। अक्षय डंडे से सांप को भगा देता है। वहीं तूफान की वजह से पेड़ पर बसे घर की छत पूरी तरह उड़ जाती है। भगवान से नहीं रहा जाता, न जाने हमारे पीछे ये संकट क्यों पड़ा हुआ है। माँ जी, इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं है। हमने भी छत सोच समझकर नहीं बनाई। कल सुबह हम पीपल के पत्तों, मिट्टी और गोंद का लेप करके अपनी छत को बनाएंगे। सभी आपस में बातें करते हैं और अगली सुबह हो जाती है। दीदी, चलिए हम सबसे पहले पीपल के बड़े बड़े पत्ते लेकर आते हैं और पेड़ से निकलने वाले गोंद को भी। हाँ, तुमने सही कहा, साथ ही मिट्टी भी लेकर आएंगे। तुम तीनों तक अकेले करती रहोगी। मिट्टी और पीपल के पत्ते हम ले आएंगे, तुम गोंद ले आना। सभी ऐसे ही जंगल में सामान लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी वापस लौटते हैं